अब एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे एपोप्टोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। लेकिन इस एपोप्टोसिस के वीडियो आप जब देखेंगे कोर्स में, तो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले का जो जस्ट वीडियो होगा इसके पहले, डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने क्लियर किए हुए हैं, वो आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक। तो एपोप्टोसिस जो है, इसका डेफिनेशन है प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या होता है प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ? मतलब पहले के पहले जब भी कोई सेल वर्ल्ड में आती है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसमें लगातार फिजियोलॉजिकली एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब भी सेल, मतलब जब सेल बनती है, प्रॉपर मैच्योर होके आती है, तो उसमें प्री प्रोग्राम पहले के पहले होता है कि वो सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मीन्स वो अपने आप को सुसाइड कर लेगी कुछ टाइम के बाद। प्री प्रोग्राम सेल डेथ मतलब सुसाइड ही होता है, वो कर लेगी। तो एपोप्टोसिस क्या है, प्री प्रोग्राम सेल डेथ है या इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं। और प्री प्रोग्राम सेल डेथ जो है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होती है एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो होते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होती है। इसलिए हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस एंड पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होने वाली जो एपोप्टोसिस है, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकल कंडीशन में पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होने वाली जो एपोप्टोसिस है, पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दो टाइप की एपोप्टोसिस होती है। तो पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये एपोप्टोसिस बॉडी में नहीं होती, गॉड ने हमें एपोप्टोसिस नहीं दिया होता, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इतनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं होती। और वो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जहाँ हो रही है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको नहीं मिलती। यदि वहाँ पर यही सेल डेथ ड्यू टू नेक्रोसिस कारण होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। क्योंकि जो मैंने इससे पहले वीडियो आपको देखने बोल रहा हूँ, उसमें मैंने बताया है, फिर भी इसको अपन एक बार देखते हैं कि जहाँ भी एपोप्टोसिस होती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होता है। और जहाँ नेक्रोसिस होता है, वहाँ पर आपको सूजन मिलती है, पेन मिलता है, दर्द मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ एपोप्टोसिस होती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको दर्द एंड मीन्स पेन जो है, या इन्फ्लेमेटरी जो सिम्टम्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। खासकर जो पेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, दर्द आपको वहाँ मिलता है। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ दर्द होगा, और इन्फ्लेमेशन जहाँ नहीं वहाँ, जैसे हमारी बॉडी अभी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आपको इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली वहाँ याद होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन, एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, नेक्रोसिस में होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, जब फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होगा, मतलब फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है, मतलब सेल डेथ हो रही है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल में क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे पैथोलॉजिकल हो। जब यह एपोप्टोसिस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेल है, ये छोटे छोटे, जब भी यहाँ पर प्री प्रोग्राम सेल डेथ वाला जो प्रोसेस चालू होगा, तो ये जो है छोटे छोटे ऐसे बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ के अंदर का जो भी मटेरियल है, चाहे साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हैं, वो कभी सेल से बाहर नहीं आएगा। इस सेल से बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारी बॉडी को यहाँ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ का लिक्विड बाहर आ जाएगा, यहाँ का मटेरियल बाहर आ जाएगा, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। और वो एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, जो आपको नेक्रोसिस से मिलता है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है, ये छोटे छोटे बैग के अंदर जो जो डेड सेल्स हैं, उसका जो मटेरियल इसके अंदर होता है छोटे बैग में। और ये जो बैग है मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, और यहाँ से कोई लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एपोप्टोसिस होगी, चाहे फिजियोलॉजिकल चाहे पैथोलॉजिकल,
पैथोलॉजिकल भी हो चाहे फिजियोलॉजिकल, उसमें क्या दोनों में आपको इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगा, चाहे पैथोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल, दोनों में आपको इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा आपके ऐसे एपोप्टोटिक, इन्हें हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। ये हमको क्या मिलेगी, एपोप्टोटिक बॉडीज हमको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है इसको कैसी बनेंगी, इसका इसको साइलेंटली जो है वहाँ के जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, इनको इंगल्फ कर लेती हैं, इंगल्फ करके अपने अंदर ले लेती हैं और अंदर ले जाकर इनको एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं या डाइजेस्ट कर देती हैं। लेकिन इनको मैक्रोफेज कैसे रीड करेगा, तो आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल सेल होती है, इस सेल की मेम्ब्रेन हम देखेंगे तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड जो होती है डबल लेयर होती है और इसमें दो एंड होते हैं, एक होता है ये जो दिख रहा है, ये जो बाहर वाला ये वाला एंड है ये वाटर के संपर्क में होता है, ये वाला एंड भी जो होता है वाटर के संपर्क में होता है, इसलिए हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो अंदर वाला होता है हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, डरने वाला, क्योंकि वाटर के संपर्क में नहीं होता, उसे हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। नॉर्मल सेल में ऐसा होता है। लेकिन जब ये एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, तो जब एपोप्टोटिक बॉडी की माइक्रोस्कोप में सेल देखते हैं मेम्ब्रेन को, तो उसकी मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड तो होगी, डबल लेयर तो होगी वो भी, लेकिन क्या हो जाएगा, जो इसका ये दिख रहा है आपको अंदर वाला आपको जो है वो दिखेगा, अंदर कौन सा हाइड्रो फिलिक एंड दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमको हाइड्रोफिलिक एंड बाहर था वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें हाइड्रोफिलिक एंड इसका अंदर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और जो है ये हमको दिखेगा यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एंड हमको बाहर दिखेगा, हाइड्रोफोबिक एंड हमको बाहर दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक एंड अंदर आ गया। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड बाहर आ गया है इसको ही कौन रीड करेगा, मैक्रोफेज रीड करेंगी और उसको इंगल्फ कर लेंगी, क्योंकि एपोप्टोटिक बॉडी में क्या होगा, मेम्ब्रेन में स्लाइट हमको चेंजेस मिलता है। मेम्ब्रेन तो है, पूरी कंप्लीट मेम्ब्रेन है, नॉन लीकी मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में हमको चेंज मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कौन रीड कर लेगा, मैक्रोफेज रीड कर लेगा और इंगल्फ करके न्यूट्रलाइज कर देगा। इस प्रकार से मैक्रोफेज को ये लेते हैं और इस प्रकार से वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज कैसे बनती हैं एग्जैक्टली वो अभी हमने देखा नहीं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट प्रोसेस होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस कैसे होता है, या इसके एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जहां हमको एपोप्टोसिस प्रोसेस में एपोप्टोसिस हमको वहां मिलता है। पहला, ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब समझ रहे हैं, किसी को ऑर्गेनाइज करना, किसी को एक सीक्वेंस में लाना, किसी को एक स्ट्रक्चर में लाना, किसी की बनावट को पूरा बनावट में लेके आना, स्ट्रक्चर बनाना, प्रॉपर एक शेप में लेके आना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज। तो हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन होता है, हमारी बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब हमारी बॉडी में ये ऑर्गेनाइज जो सेल डिस्ट्रक्शन कब होता है, ये होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंपॉर्टेंटली याद रख लीजिए, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यूट्रस के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो इस एम्ब्रियो में जो है, ये जो एम्ब्रियो है एक मांस का एक ऐसा टुकड़ा होता है। ठीक है, और ये जो मांस के टुकड़े में आप देखते होंगे हमारी आंखें बन जाती हैं, हमारे कान बन जाते हैं, नोज, माउथ, ठीक है, चीक्स, ठीक है, आपके फिंगर्स बन जाते हैं। आपके फिंगर्स तो ऐसे होते हैं, ऐसा होता है हाथ, लेकिन यहाँ पर उंगलियां बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही पैरों की बात करेंगे, ऐसे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक ट्यूब जैसे, एक ऐसे मांस के ट्यूब होते हैं, पूरे मांस से भरे होते हैं ट्यूब, लेकिन ये अंदर एक ट्यूब बनता है। ठीक है, और ये सब कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है, एपोप्टोसिस। कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एम्ब्रियो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में एम्ब्रियो से एक बच्चे को बनाने के लिए, पूरे बच्चे के शेप देने के लिए, बच्चे के साइज देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए, ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, सबको शेप देने के लिए अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है सेल डेथ की, जो बिना इन्फ्लामेशन की होती है, वो होती है एपोप्टोसिस। और उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन। कब होती है,
एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनेगा। ऑर्गेनोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन बनेगा, या ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमको मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी के जितने स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी के जितने स्ट्रक्चर हैं, उसको बनाने के लिए इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, माँ के पेट में, यूट्रस में कौन सी प्रोसेस हो रही है एक्जेक्टली एम्ब्रियो में कौन सी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस का नाम है एपोप्टोसिस। इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यदि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि बच्चे को कितना प्रॉब्लम होगा, कितना पेन होगा। लेकिन गॉड ने पेनलेस, इन्फ्लामेशन फ्री प्रोसेस दी है, गॉड ने, इसका नाम है एपोप्टोसिस। कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सुंदर प्रोसेस है, जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर में देती है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एपोप्टोसिस। यदि यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता तो कितना दर्द होता बच्चे को, कितना पेन होता, तड़प जाता वो, तो कि लगातार वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ नहीं होती है, साइलेंटली प्रोसेस चलती रहती है, और वो वहाँ पर वो प्रोसेस चलती रहेगी, एपोप्टोटिक बॉडी बनते जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होते जाएगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन, पहली प्रोसेस। सेकेंड जो होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है जो हार्मोनल डिपेंडेंट होती है। अभी आपको बताता हूँ मैं। पहला है, जब हार्मोन्स के कारण क्या होती है, उनकी सेल की संख्या बढ़ जाती है, और हार्मोन्स की जैसे कमी होती है, उनमें सेल की संख्या कम हो जाती है। फिजियोलॉजिकली हार्मोन्स की संख्या, हार्मोन्स बढ़ता है तो संख्या बढ़ती है, हार्मोन्स कम होता है तो संख्या कम होने लगती है, बढ़ती है हाइपरट्रॉफी, कम होती है हाइपोट्रॉफी हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग एंडोमेट्रियल शेडिंग। एंडोमेट्रियल शेडिंग फीमेल में होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम्स होती है। ठीक है, फर्स्ट जो है, जो एंडोमेट्रियम है, ये टूट के ही ब्लीडिंग कहलाती है। जब किसी फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसे मिनार्की बोलते हैं, जब ब्लीडिंग बंद होती है उसे मीनोपॉज बोलते हैं। ये पूरी मिनार्की टू मीनोपॉज, उनको हर महीने ब्लीडिंग आती है, हर महीने ब्लीडिंग आती है, 28 से 30 दिन में ये ब्लीडिंग का होता है। लेकिन जो ब्लीडिंग आ रही है, ये जो एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम टूट के आती है। क्या होती है, एंडोमेट्रियम टूट के आती है, जिसे हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक, ये देखते हैं, ये आपका मान लेते हैं ये यूट्रस है। इस यूट्रस में अंदर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, पूरी की पूरी डिपेंड करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर, और यही एंडोमेट्रियम टूट के क्या होती है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। ठीक है, यह एपोप्टोसिस कैसे होता है। ठीक है, यह एपोप्टोसिस कैसे होता है, क्योंकि हार्मोनल डिपेंडेंट सेल होती हैं। तो जिस दिन आपकी ब्लीडिंग होती है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग, सॉरी ये आप याद कर लें, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग जो है खत्म होती है, ब्लीडिंग खत्म हो गई, ब्लीडिंग आपकी एंड हुई, आप फ्रेश हो गई फीमेल, जिस दिन ब्लीडिंग एंड होती है, उस दिन इस एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है 1 mm की होती है। कैसी होती है, 1 mm की होती है। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, 28 दिन के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। आज ब्लीडिंग खत्म हुई है, और आज ब्लीडिंग खत्म हुई तो आज के 28 दिन बाद फिर ब्लीडिंग होगी। तो जब 28 दिन के बाद देखेंगे, जब ब्लीडिंग होती है, तो हम देखते हैं तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये मोटी हो जाती है, और इस एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस हो जाती है वो लगभग 6 to 7 mm की हो जाती है। ठीक, ये जो सेल है, ये जो सेल है, एंडोमेट्रियल सेल है, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग खत्म हुई, उस दिन देखेंगे, यदि आप सोनोग्राफी करा के देखेंगे तो 1 mm की मिलेगी। लेकिन जैसी नेक्स्ट ब्लीडिंग, अगली ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, बिल्कुल ब्लीडिंग का पहला दिन है, पहला घंटा, जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगी, एंडोमेट्रियम दिखेगी 6 से 7 mm की दिखेगी। ठीक है, क्यों दिखेगी, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम डिपेंड करती है क्या, ईस्ट्रोजन पर डिपेंड करती है। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल कैसा होता है, हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब हाई होता है, तब क्या होती है, ये जो आपकी एंडोमेट्रियल सेल्स है, वो क्या करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं। प्रोलिफरेट करके यहाँ पर 1 mm को 6 mm में कन्वर्ट हो जाती है, इतनी प्रोलिफरेट होती है। 1 mm को 6 mm में कन्वर्ट हो जाती है, इतनी प्रोलिफरेट होती है। और ब्लीडिंग कब आती है, ब्लीडिंग तभी आती है फीमेल को, जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है।
मतलब जब भी फीमेल को ब्लीडिंग, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है, हर महीने ब्लीडिंग होती है, उनकी ब्लीडिंग क्यों कम हो रही है, उनकी ब्लीडिंग क्यों आ रही है? ब्लीडिंग का कारण होता है कि उनकी ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडन कैसा होता है, कम होता है, या बिल्कुल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही फॉल होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम का जो नरिशमेंट या जो इनका मैनेजमेंट जो हो रहा था, वो किस कारण से हो रहा था? हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से हो रहा था। लेकिन जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, इनका नरिशमेंट नहीं हो पाएगा, और नरिशमेंट नहीं हो पाएगा तो फिजियोलॉजिकली क्या होगा, इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स है वहां पर चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्री प्रोग्राम सेल डेथ चालू हो जाएगा, एंड एपोप्टोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। और एपोप्टोसिस की प्रोसेस के कारण क्या होगा, फिर वहां से एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर निकलेगी, ठीक है। और फिर जैसे ही आपका एस्ट्रोजन लेवल फिर से बढ़ने लगेगा, फिर से ये जैसे टूटेगी तो 1 mm में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 mm में कन्वर्ट होगी। और जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो 1 mm क्या होगी, फिर से 6 mm में, फिर 1 mm में, फिर 6 mm में, 1 mm में, 6 mm, ये चलता रहेगा। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी 6 mm की होगी, जिस दिन ब्लीडिंग खत्म होगी 1 mm की होगी, जिस दिन ब्लीडिंग खत्म हुई 1 mm की, वो 6 mm में कन्वर्ट होगी 28 दिन में, फिर 28 दिन में फिर ब्लीडिंग होगी 6 mm वाली टूट के 1 mm में कन्वर्ट। लेकिन जिस दिन आपकी ब्लीडिंग चालू हो रही है उस दिन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, या उससे पहले डाउन होने लगता है, जिससे ये इनका जो एपोप्टोसिस की, मतलब ये जो है यहाँ पर जो एपोप्टोसिस के एक्टिवेशन की जो प्रोसेस है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ या फॉलिंग ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, जिस कारण से यहाँ पर एंडोमेट्रियम कैसे होने लगती है, टूटने लगती है और टूट के बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको एंडोमेट्रियम सेटिंग मिलती है ड्यू टू, क्योंकि हार्मोनल डिपेंडेंट मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पर डिपेंड करती है। इसी पर अगर बात करेंगे ब्रेस्ट, लैक्टेटिंग वुमेन की बात करेंगे, लैक्टेटिंग वुमेन में ब्रेस्ट की बात करेंगे, या प्रेग्नेंट लेडी के ब्रेस्ट की बात करेंगे। बिफोर प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट होता है उसमें मिल्क फॉर्मिंग जो डक्ट होती है, मिल्क फॉर्मेशन की कंडीशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी आती है तो एक इम्पॉर्टेंट नाम का जो हार्मोन है, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, जैसी प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस में कंसीविंग हुई तो वो जो यूट्रस है वहाँ से सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्पेसिफिक टाइप का जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ पर आएगा, ब्रेस्ट में आता है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन वहाँ लेवल हाई होता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता रहेगा। और जैसे ही बच्चा दूध पीना बंद कर देता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। तो जैसे ही बच्चा निप्पल को सक करता है तो वहाँ से इम्पोर्टेंट सिग्नल जाते हैं, और बॉडी को मालूम चलता रहता है कि अभी ब्रेस्ट का मतलब ब्रेस्ट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, मिल्क फॉर्मेशन करना है, इसलिए प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन जब बेबी लगातार दूध पीना बंद कर देगा तो फाइनली हमारी बॉडी में ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और फाइनली प्रोलैक्टिन बनना कम होने लगेगा। फाइनली प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, और ये प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्रेस्ट की सेल ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लगेगी, और जो ब्रेस्ट बड़ा हो गया था, इनलार्ज हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, वो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और वहाँ पर जो सेल में एपोप्टोसिस की प्रोसेस चालू हो गई है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन, ये आपको मिलता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, लैक्टेशन के बाद। जो ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट का जो साइज नॉर्मल होता है, छोटा होता है, नॉर्मल साइज में आता है, श्रिंक हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर होता है एपोप्टोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन। अगली बात करेंगे, ऐसी होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एट्रोफी हमको मिलती है, किसमें मिलती है, यदि किसी की टेस्टिस निकाल दिया जाए, यदि कोई, ये मेल में मिलेगा, ये ब्रेस्ट जो है फीमेल में, जो प्रोस्टेट है ये हमको मिलेगा मेल में क्योंकि मेल में कौन सॉरी मेल में कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यदि किसी का टेस्टिस निकाल दिया जाए, टेस्टिस दो होते हैं, उन दो टेस्टिस को निकाल दिया जाए तो उनके इसमें प्रोस्टेट एट्रोफी मिलती है, क्योंकि जो प्रोस्टेट है उसकी जो सेल्स होती हैं वो 100% डिपेंड करती हैं टेस्टोस्टेरोन पे। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कहाँ बनता है, आपके
टेस्टिस में बनता है, टेस्टिक्युलिटिक सेल्स में बनता है। लेकिन यदि टेस्टिस रिमूव कर दी जाएगी, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो जो प्रोलिफरेटिव सेल्स होती हैं कहाँ की, हमारे प्रोस्टेट की, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी और फाइनली उसमें क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, नेचुरली वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पर सेल मतलब प्रोस्टेट में एट्रोफी मिलेगी। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, वहाँ पर एट्रोफी मिलेगी आपको। यदि किसी में टेस्टिस रिमूव कर दिया जाए उसका यदि एट्रोफी मिलती है, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये तीनों तीन हार्मोन डिपेंड करते हैं। अगला है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जीआईटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या होता है, हमारी जो जीआईटी होती है, कि जीआईटी है, इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो जो रोजाना हम लोग जो भी लेट्रिन पास करते हैं, स्टूल करते हैं, उस स्टूल का 50 से 60%, 50 से 60% जो होता है वो लेट्रिन जो होती है, स्टूल जो आप पास कर रहे हैं रोजाना बचपन से जो पास कर रहे हैं, उसमें जो लेट्रिन होती है उसका जो 50 से 60% होता है वो बना होता है किसका, इंटेस्टाइनल सेल्स का। जो आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं वो हर दिन जो है, मतलब यहाँ की जो सेल है वो टूट टूट के निकलती हैं। जैसे एक सांप जो होता है अपनी एक लेयर निकालता है, ठीक है, वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में भी पर डे, रोजाना रोजाना जो होती है, आपके स्टूल में जो स्टूल आ रहा है, लेट्रिन आ रहा है, उसमें 50 से 60% काय का है डेड सेल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन म्यूकोसा का डेड सेल्स है। क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है, उस जीआईटी की जो म्यूकोसा होती है, उनकी जो एज होती है 48 से 72 घंटे की होती है। 48 से 72 घंटे के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्री प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से वो टूट के झड़ जाती है और लैट्रिन के साथ बाहर निकल जाती है, फिर नई सेल बनती है। फिर 48 72 घंटे में होता है। रोजाना लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में ऐसा होता रहता है। और ये जो लगातार बहुत रैपिड प्रोलिफरेटिंग जो सेल्स होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन की होती हैं। सबसे ज़्यादा रैपिड प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो लगातार अपनी लेयर बदलती रहती हैं, डेड होती हैं फिर बनती हैं, डेड होती हैं बनती हैं, और ये डेड हो रही हैं बन रही हैं, ये हो रहा है एपोप्टोसिस के कारण। यदि आप सोचिए, यदि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन होता तो आपको हमेशा पेट में दर्द बना रहता, क्योंकि लगातार हमारे इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, सेल डेड हो रहा है। और यदि वहाँ नेक्रोसिस वाली प्रोसेस होती तो कितना दर्द होता। लेकिन गॉड ने क्या दिया है, एपोप्टोसिस, जिस कारण से हमें कभी कोई पेन की दिक्कत नहीं होती है, हमें पता ही नहीं चलता है। नॉर्मल लाइफ में जब स्टूल करते हैं उसमें ये होता है। तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल म्यूकोसल सेल्स हैं, उनका रेगुलर जो हो रहा है डेड सेल्स के रूप में निकल रही हैं 48 से 72 घंटे में। आगे बात करेंगे इन्वोल्यूशन ऑफ थाइमस, अर्ली एज। आपने नाम सुना होगा, थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है। थाइमस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में नेक में होती है, और ये जो ग्लैंड है लगभग लगभग 5 साल तक रहती है। 5 साल के बाद इस ग्लैंड का नामो निशान गायब हो जाता है, मतलब ये इसका होता नहीं है, उसके बाद ये सेल जो है होंगी नहीं इसमें। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड है ये एग्जैक्टली एक स्कूल होता है, एजुकेशन हब है, एजुकेशन कॉलेज है, एजुकेशन के लिए स्कूल है। किसके लिए, टी सेल्स के लिए। हमारी बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड होती हैं वो टी सेल को स्कूल, मतलब टी सेल जो हैं, जो भी आपकी जो नई टी सेल्स बनती हैं ड्यूरिंग 5 ईयर, 5 साल में जो ये टी सेल्स बनती हैं, उन 5 साल में जो स्टार्टिंग की जो टी सेल्स होती हैं बोन मैरो बनेंगी। बोन मैरो से टी सेल बनने के बाद वो इलिटरेट होती है, उनको कुछ नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता उन्हें करना क्या है, उनका क्या काम है, किस कारण से वो बनी है, वो किस कारण के लिए बनी है, क्या करना है, कौन सा फंक्शन है, उसको सीखने के लिए स्कूल जाती हैं। स्कूल का नाम है थाइमस। थाइमस में जाती हैं, वहाँ अपनी स्कूलिंग करती हैं और एग्जैक्टली वहाँ सीखती हैं कि भाई टी सेल को क्या करना है, उनका क्या काम है, कौन सा फंक्शन करना है। ठीक है, तो वहाँ पर वो ही क्या करती है, स्कूलिंग की प्रोसेस करती हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि वहाँ पर लाखों सेल वहाँ पहुँच रही हैं। लाखों में से क्या होती हैं, बहुत सारी सेल लर्निंग करती हैं, जो सीख जाती हैं वो फाइनली हमारा फंक्शन करती हैं। लेकिन जो कुछ सेल होती हैं जो नहीं सीख पाती, वहाँ पड़ी रहती हैं, उन सेल में, उन सेल में ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ पर
क्या होने लगता है, एक्टिवेट होता है वहाँ पर क्या, एपोप्टोसिस की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ पर, एपोप्टोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जो नॉन लर्निंग सेल्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा टी सेल्स होती हैं, जो वेस्ट सेल होती हैं, जो कोई काम की नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, एपोप्टोसिस की प्रोसेस करके सेल डाइजेशन या वहाँ पर सेल डेथ हो जाती है। इतनी इम्पोर्टेंटली वहाँ पर ये प्रोसेस होती है, थाइमस के अंदर होती है, ठीक है। जनरली ये जो थाइमस के अंदर जो टी सेल्स का जो एपोप्टोसिस होता है, वो टी सेल ही उसको एक्टिवेट करवाती है। जो मतलब जो लर्निंग जो सीख चुकी हैं सेल, वही सेल क्या करती हैं, इन सेल में एपोप्टोसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वही सेल क्या करती हैं, इसमें एपोप्टोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवाती हैं। जो सीख चुकी हैं, और जो नहीं सीखी उनको तो चाहिए नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, तो उनको वो कराती हैं। तो ये हमारी बॉडी में थाइमस में अर्ली एज में ये बहुत इंपॉर्टेंटली होता है। आगे बात करते हैं स्किन की एपिडर्मिस। हमारी बॉडी में जो स्किन की एपिडर्मिस होती है, स्किन की जो लेयर होती है, बनती है, आपने देखा होगा, नई सेल बन रही है, फिर टूट रही है, कई बार लेयर बन रही है, टूट रही है, तो वो भी क्या होती है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोन मैरो की, बात करेंगे। बोन मैरो में भी लगातार हमारी बॉडी में, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो आगे जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनाती हैं। और इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी स्टेम सेल्स सभी होती, बहुत सारी स्टेम सेल्स होती हैं। उसमें से कुछ स्टेम सेल्स जो होती हैं, वो कुछ कन्वर्ट होती हैं आगे की सेल बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा होता रहता है। और कुछ सेल जो होती हैं वो आगे की सेल बनाने में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। कन्वर्ट नहीं हो पाती तो वो उसके बोन मैरो के लिए कैसी होती हैं, यूजलेस होती हैं, या बोन मैरो के लिए वो यूजलेस होती है, बोन मैरो में कुछ किसी काम की नहीं होती है। तो बॉडी क्या करती है, वहाँ पर एक्टिवेट करवा देती है एपोप्टोसिस। और जो एक्स्ट्रा जो स्टेम सेल्स है, एक्स्ट्रा जो पिकर सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होती हैं, उनमें क्या करवा देती है, वो एपोप्टोसिस करवाती है। और एपोप्टोसिस करवाकर वहाँ पर उसे क्लीन कर देती है, सेल डेड करके क्लीन करवा देती है। क्योंकि बोन मैरो में भी क्या होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। एपोप्टोटिक बॉडी बनेंगे और उससे क्या कर लेगी, वो इंगल्फ कर लेगी। तो यदि हमारी बोन मैरो में स्टेम सेल्स में क्या होगा, एपोप्टोसिस होता, यदि वहाँ इन्फ्लेमेशन होता तो बोन में दर्द होने लगता, लेकिन नहीं होता है। तो बोन मैरो में होता है, स्किन एपिडर्मिस में होता है, लगातार हमारी बॉडी में, अभी मेरी बॉडी में चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी बॉडी में भी चल रहा है, ठीक है। थाइमस तो 5 साल तक ही होगा, 5 साल के बाद ये फंक्शन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड काम नहीं करती है। इंटेस्टाइन में लगातार मेरी बॉडी में भी हो रहा है, आपकी बॉडी में भी हो रहा होगा। इसी प्रकार प्रोस्टेट की बात करेंगे, जिसमें टेस्टिस निकाल दिया जाए। फीमेल में तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, एवरी फीमेल में मिलना है। जो फीमेल गर्ल्स होंगी उनकी बॉडी में लगातार ही होता रहता है हर महीने, ठीक है, एपोप्टोसिस हो रहा है। इसी प्रकार जो आपकी लैक्टेटिंग वुमेन होंगी या प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनमें ये होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे बचपन में तो एम्ब्रियोजेनेसिस हुई होगी, हुई तभी तो मैं, मेरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का ये बना हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, वन एंड ओनली प्रोसेस है, एपोप्टोसिस। तो ये पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है। इसलिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है, इसलिए हम इसे वो क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हम लोग बोलते हैं। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का।